नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 2024 का पेपर संख्या 2 यानी द्वितीय पेपर का जो पेडागोजी है, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो क्वेश्चन आए हैं उनको सॉल्व करेंगे और व्याख्या के रूप में सॉल्व करेंगे। इस तरह का इस चैनल पर पहली बार वीडियो बनाया जा रहा है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा लाइक प्लीज़, क्योंकि चैनल पर सब्सक्रिप्शन है बहुत ज़्यादा, केवल 5 लोग हैं मेरे चैनल से जुड़े हुए। तो इस गिनती को आप बढ़ाओ फटाफट और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखना, मैं आपका नाम वीडियो में ज़रूर लूँगा। दूसरा, इस वीडियो से हम सीखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि प्रीवियस 2014 का है। तो देखते हैं किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। चलते हैं बिना देरी करे। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ? पहला क्वेश्चन है प्रगतिशील शिक्षा के समर्थन में, यानी ऐसी शिक्षा जो प्रगति देगी, जो आगे बढ़ाएगी, जो आगे के रास्ता दिखाएगी। तो प्रगतिशील शिक्षा के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इनमें से सही है या जिससे आप सहमत हैं? तो इसका पहला कथन है बच्चे अलग अलग जीवन चरण के हैं जिनका महत्व इस कारण है कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे, है ना, बड़े होकर क्या बनेंगे। दूसरा है बच्चे स्वाभाविक रूप से अच्छे होते हैं, समाज उन्हें भ्रष्ट बनाता है। तो ये वाला भी उत्तर सही नहीं होगा, समाज उन्हें भ्रष्ट नहीं बनाता। बच्चे स्वाभाविक रूप से असभ्य होते हैं, उन्हें नैतिक बनाने हेतु तो सामाजिकरण आवश्यक है। तो केवल समाज जो है वो उन्हें नैतिक ज्ञान नहीं दे सकता। ये वाला भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चे सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संदर्भ में जन्म लेते हैं जो उनके विकास को प्रभावित करता है। तो ध्यान रखना है, हमारे विकास को प्रभावित कौन करेगा? समाज करेगा, संस्कृत करेगी और आर्थिक संदर्भ करेगा। तो इसका सही उत्तर होगा फोर्थ वाला। आगे इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन है प्रगतिशील शिक्षा का मूल विचार। प्रगतिशील शिक्षा का संबंध जॉन ड्यूबी जैसे विचारकों से है। इसके अनुसार शिक्षा बाल केंद्रित होती है। बच्चा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक वातावरण से सीखता है। सीखना अनुभव और सामाजिक सहभागिता से होता है। बच्चे को केवल भविष्य का वयस्क नहीं बल्कि वर्तमान में मूल व्यक्ति माना जाता है, ये ध्यान रखना है। इसमें लास्ट वाला, बच्चे को हम भविष्य का वयस्क नहीं लेकिन वर्तमान का मूल्यवान व्यक्ति मानते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 2। दूसरा क्या है? भावनाओं यानी फीलिंग्स, आत्मधारणा, परिवार, मित्रों, साथियों के साथ पारस्परिक संबंध में परिवर्तन किस विकास क्षेत्र में आता है? मनोसामाजिक, शारीरिक, संज्ञानात्मक या भाषाई। तो किस क्षेत्र में आएंगे? कौन? भावना, आत्मधारणा, परिवार, मित्रों व साथियों के साथ जो संबंध है वो किस क्षेत्र में आएगा? मनोविज्ञान के क्षेत्र में आएगा, या फिर वो शारीरिक क्षेत्र में आएगा, भाषाई क्षेत्र में आएगा, या संज्ञानात्मक क्षेत्र में आएगा? तो इसका सही जो उत्तर है वो है आपका मनोसामाजिक क्षेत्र में आएगा। मनोसामाजिक विकास क्या है? मनोसामाजिक विकास में बच्चे भावना, खुशी, डर, क्रोध, आत्मनियंत्रण, आत्मधारणा, आत्मसम्मान, परिवार, मित्रों, साथियों के साथ संबंध, सामाजिक व्यवहार एवं अनुकूलन का अध्ययन किया जाता है। उसे कहते हैं सामाजिक विज्ञान, यानी वह विज्ञान जिसमें भावनात्मक परिवर्तन, खुशी, डर, क्रोध, आत्मनियंत्रण, आत्मधारणा, आत्मसम्मान, परिवार, मित्रों, साथियों के साथ जो संबंध स्थापित करके हम सीखते हैं उसी को कहेंगे मनोसामाजिक विज्ञान। प्रश्न संख्या है यहाँ पर 3। किसी संस्कृति द्वारा किसी विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त माने जाने वाले व्यवहार, रुचियों, दृष्टिकोणों और गुण क्या कहलाते हैं और वो कैसे होते हैं? किसी सांस्कृतिक द्वारा किसी विशेष जेंडर के लिए उपयुक्त माने जाने वाले व्यवहार, रुचि, दृष्टिकोण और गुण क्या कहलाते तथा वे कैसे होते हैं? तो इसमें पहला दे रखा है इन्होंने जेंडर। क्या जेंडर की पहचान है वो आनुवांशिक रूप से निर्धारित होते हैं। ठीक है, जेंडर की पहचान है, हम पहचानेंगे कि वो मेल है या फीमेल है।
या जेंडर भूमिकाएं हैं सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होती हैं। तो ध्यान रखना है, जेंडर आनुवांशिक नहीं होता है, जेंडर सांस्कृतिक होता है। मतलब आनुवांशिक हेरेडिटी यानी साइंस के हिसाब से मेल या फीमेल नहीं होते हैं, वो सांस्कृतिक रूप से होते हैं, ध्यान रखना है। डीएनए नहीं डिसाइड करता है कि मेल है फीमेल है, मतलब ये हमारी सोच होती है। डीएनए का काम सिर्फ उसे मेल या फीमेल में कन्वर्ट करना होता है। जेंडर भूमिकाएं, तो ये वाला उत्तर हमारा सही हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मुख्य अवधारणाएं स्पष्ट करें। तो जेंडर भूमिकाएं, जेंडर रोल समाज संस्कृति द्वारा पुरुष और महिलाओं में उपेक्षित व्यवहार, रुचियां एवं जिम्मेदारियों और गुण को हम क्या कहते हैं? जेंडर रोल्स कहते हैं। जेंडर पहचान, व्यक्ति स्वयं को किस जेंडर के रूप में पहचानता है, वो एक उसकी आंतरिक अनुभूति हो सकती है। प्रश्न संख्या 4, इसमें असर्शन रीजन है। तो पहला क्या है? पहला कह रहा है समावेशी कक्षा। समावेशी कक्षा वो होती है जिसमें हर वर्ग का छात्र आएगा, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, किसी भी जाति समुदाय धर्म से छात्र हो सकता है, उसे समावेशी कक्षा कहेंगे। सभी पाठ्यक्रम अनुकूलन विशेष बच्चों के लिए शैक्षिक मानकों को कम करने हेतु होने चाहिए। समावेशी कक्षा में सभी पाठ्यक्रम अनुकूलन विशेष बच्चों के लिए शैक्षिक मानकों को कम करने हेतु होना चाहिए। ये इसका कथन दिया है। इसका कारण क्या है? विशेष बच्चों में मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई क्षमता नहीं होती। तो इसमें पहला कथन हमारा सही है या गलत है, ये हमें बताना है। तो वो कह रहा है जो विशेष बच्चे हैं वो समावेशी कक्षा में नहीं सीख पाते हैं। जब समावेशी कक्षा में नहीं सीख पाते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? उनके लिए शैक्षिक मानकों को कम कर देना चाहिए, या विशेष बच्चों में मुख्य धारा में कक्षा में सीखने की कोई क्षमता नहीं होती। तो ये पहला इसका सही है, पहला इसका सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत है। हम बच्चों को अलग नहीं कर सकते हैं, उनके लिए शैक्षिक मानकों को कम किया जा सकता है, लेकिन उन्हें मुख्य धारा से अलग नहीं रखा जा सकता है। समावेशी कक्षा का मतलब क्या है? समावेशी कक्षा में पाठ्यक्रम अनुकूलन का उद्देश्य मानक कम करना नहीं, बल्कि शिक्षण रणनीतियां, सामग्री और आकलन को विविध आवश्यकताओं के अनुसार ढालना होता है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे भी उचित सहायता, स्कैफोल्डिंग मिलने पर मुख्य धारा की कक्षा में सीखने में सक्षम होते हैं। स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? जो टीचर सहायता देता है उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार पूर्व ज्ञान सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। तो ये सही होगा या गलत होगा? प्रश्न संख्या, पूर्व ज्ञान सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाता है। दूसरा है परिपक्वता, मैच्योरिटी जैसे जैविक कारक संज्ञानात्मक विकास में भूमिका नहीं निभाते हैं। और तीसरा है सीखने के अनुभव बच्चे के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर करते हैं। और सबसे अंत में अनुभव से सीखने के बजाय रटने को प्राथमिकता। तो रटने वाला तो एकदम गलत है, चौथा तो इसका हो ही नहीं सकता है। बाकी 3 की ज्ञात करें तो इसमें से सही जो उत्तर होगा वो आपका तीसरा होगा। सीखने के अनुभव बच्चे को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर निर्भर करते हैं। पियाजे का मूल विचार बच्चा सक्रिय शिक्षार्थी है। अधिगम पूर्व ज्ञान स्कीमा पर आधारित होता है। विकास चरणों स्टेजेस में होता है। अनुभव और परिपक्वता दोनों की भूमिका होती है। प्रश्न संख्या चलते हैं 6। अगला है लेब बायोस्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखा जाता है? किसके द्वारा? लेब बायोस्की के द्वारा। तो वो संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? एक संयोगात्मक प्रक्रिया, एक संयोगात्मक प्रक्रिया, ये उत्तर सही हो जाएगा, एक संयोगात्मक प्रक्रिया। तो बायोस्की दृष्टिकोण है अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। सीखना एक सहयोगात्मक प्रक्रिया है। भाषा और संस्कृति की केंद्रीय भूमिका होती है। प्रश्न संख्या आपका 7। अगला देखिए, भाषा और सोच के संबंध में वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा है। भाषा क्या है? भाषा संज्ञान से असंबद्ध स्वतंत्र क्षेत्र है। संस्कृत उपकरण है जो संज्ञान को अनेक तरीकों से बढ़ाता है। केवल बुनियादी आवश्यकता हुए तो प्रयुक्त अहं केंद्रित वाणी है या संज्ञानात्मक विकास में बाधा है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा संस्कृत उपकरण। भाषा एक संस्कृत उपकरण है जो संज्ञान को अनेक तरीकों से
बढ़ाती है। बायगोत्स्की के अनुसार भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को आकार देती है। निजी वाणी आत्मनियमन में सहायक होती है। प्रश्न संख्या चलते हैं 8। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखता परफॉर्मेंस गोल ओरिएंटेशन का उदाहरण है? अपनी वृद्धि के लिए अध्ययन करना, विषय की गहन समझ के लिए पढ़ना, अच्छे अंक पाने और दूसरों से बेहतर बनाने के लिए पढ़ना, शिक्षक से अधिक सीखने के लिए पढ़ना। तो जब भी गोल ओरिएंटेशन की बात होती है तो हम मार्क्स को प्राथमिकता देते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा तीसरा सही, अच्छे अंक पाने और दूसरों से बेहतर बनने के लिए पढ़ना। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो ओरिएंटेशन परफॉर्मेंस क्या है? जब कोई विद्यार्थी सीखने के बजाय प्रदर्शन दिखाने, अच्छे अंक लाने, दूसरों से बेहतर साबित होने या तुलना में आगे रहने के उद्देश्य से पढ़ाई करता है तो उसे प्रदर्शन लक्ष्य उन्मुखता कहा जाता है। इसमें मुख्य उद्देश्य होता है अंक, रैंक, दूसरों से आगे निकलना या बाहरी मान्यता, प्रशंसा या पुरस्कार। इस तरह की चीजों के लिए बच्चा मेहनत अधिक करता है। प्रश्न संख्या है 9। बायगोत्स्की के विचार के अनुसार शिक्षक को छात्रों के पारस्परिक शिक्षण का अभ्यास कराना चाहिए। छात्रों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों के उपयोग का अधोत्साहित करना चाहिए। रटने योग्य ज्ञान वितरित करना चाहिए। तो ध्यान रखना है, हमें नेगेटिव आंसर कभी नहीं देना। जहां रटने कहा जाए तो समझ लो उसे तो सबसे पहले हटा देना है। छात्रों में प्रतिस्पर्धा बढ़नी चाहिए, कंपटीशन बढ़ना चाहिए छात्रों में। तो ये उत्तर भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका दूसरा उत्तर चाहिए छात्रों द्वारा सांस्कृतिक उपकरणों का उपयोग करके हतोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला जो है प्रश्न संख्या हमारा गलत होगा। ये भी इसका, क्योंकि हतोत्साहित नहीं करेंगे बच्चे को, तो इसका प्रथम जो उत्तर है वो सही होगा। बायगोत्स्की का विचार क्या है? लैब बायस के अनुसार अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे संवाद, सहयोग, पारस्परिक क्रिया के माध्यम से सीखते हैं। उनकी प्रमुख अवधारणाएं सामाजिक अंतःक्रिया, संयोगात्मक अधिगम, ZPD, निकट विकास क्षेत्र और स्कैफोल्डिंग, सांस्कृतिक उपकरणों जैसे भाषा प्रतीक उपकरण का उपयोग करके बच्चे सीखते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा पहले समझ लेते हैं। यहाँ नई अवधारणा सिखाने के लिए प्रभावी रणनीति कौन सी है? नई अवधारणा सिखानी है बच्चे को, नया कंसेप्ट सिखाना है, उसके लिए कौन सी रणनीति काम करेगी? इसका उत्तर देखते हैं हम। तो इसमें देखेंगे कि उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, हमें उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, दृष्टांत नॉन एक्सप्लेन प्रस्तुत करना चाहिए, प्रतिदृष्टांत अवधारणाओं के बीच संबंधों पर सोच को बढ़ावा देना या परिभाषा देकर रटने का अगर जहां है वो नहीं करना है, मैंने अभी आपको बताया था। तो इसका प्रश्न संख्या हो जाएगा पहला और तीसरा सही हो जाएगा। तो ये दोनों हमारे जो है गलत हैं और ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन सही है। तो पहला तीसरा आपका तीसरे में है, तो ये वाला उत्तर हो जाएगा सही। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? नई अवधारणा को प्रभावी ढंग से सिखाने के लिए उदाहरण देना आवश्यक है। प्रतिदृष्टांत जो अवधारणा नहीं है दिखाना जरूरी है। अवधारणाओं के बीच संबंधों पर सोच को बढ़ावा देना चाहिए। प्रश्न संख्या है 11। किस विधि से शिक्षक और छात्र अपनी भूमिकाएं बदलते हैं? किस विधि में शिक्षक और छात्र अपनी भूमिकाएं बदलते हैं? तो इसका उत्तर सही होगा आपका पारस्परिक शिक्षण में। पारस्परिक शिक्षण में छात्र एवं शिक्षक अपनी भूमिकाएं बदलते हैं। बायगोत्स्की के अनुसार अधिगम सामाजिक अंतःक्रिया होता है। पारस्परिक शिक्षण में छात्र एवं शिक्षक संवाद, सहयोग और सहभागिता के माध्यम से सीखते हैं, जिसमें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग की अवधारणा लागू होती हैं, जहां शिक्षक धीरे धीरे जिम्मेदारियों को छात्रों को सौंप देता है। इसी कारण शिक्षक और छात्र अपनी भूमिकाएं बदलते हैं। प्रश्न संख्या 12। विजय विषय X की तुलना में विषय Z में कम समस्या अनुभव करती है क्योंकि वह उस पर अधिक ध्यान देती है। यह किस संरचना को दर्शाता है? तो प्रश्न संख्या 12 का दूसरा वाला उत्तर यानी अधिज्ञान संरचना को दर्शाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं। अधिसंज्ञान का अर्थ है अपनी सोच, ध्यान और सीखने की प्रक्रिया के बारे में जागरूक होना, उसे नियंत्रण करना। यहाँ फिजा समझती है कि विषय Z पर अधिक ध्यान देने से समस्याएं कम होती हैं, इसीलिए उस पर ध्यान ज़्यादा देती है। इसे अधिसंज्ञान का अर्थ कहते हैं। प्रश्न संख्या 13। हार्वर्ड गार्डनर
के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तो क्या होगा, इसका बुद्धि समय के साथ बदलती है। क्या होता है, बुद्धि समय के साथ बदलती है, ये ध्यान रखना है। तो हार्वर्ड गार्डन के अनुसार बुद्धि स्थिर नहीं होती, अनुभव, शिक्षा और वातावरण से विभिन्न प्रकार की बुद्धियां विकसित होती हैं। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 14। ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थी सामान्यतः क्या देखा जाता है? ऑटिज्म वाले अधिकांश विद्यार्थियों में सामान्यतः क्या देखा जाता है? कल्पनाशील, खेल में श्रेष्ठता, उन्नत सामाजिक भावना, पारस्परिकता, उन्नत संप्रेषण कौशल, दिनचर्या नियमों का सख्त पालन। इसमें से कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसका सही उत्तर है आपका 4th वन, दिनचर्या नियमों का सख्त पालन जो होता है वो ऑटिज्म वाले विद्यार्थियों में देखा जाता है। तो ऑटिज्म क्या होती है? ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चे दिनचर्या के प्रति अधिक आग्रह व परिवर्तन में असहजाई पाए जाते हैं। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंट विकार है जो बच्चे के मस्तिष्क के विकास से जुड़ा होता है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से सामाजिक व्यवहार, संप्रेषण और व्यवहार के पैटर्न पर पड़ता है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है? ASD को स्पेक्ट्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके लक्षण हल्के से होकर गंभीर तक हो सकते हैं। हर बच्चे में इसके लक्षण अलग अलग होते हैं। जैसे ऑटिज्म में मुख्य रूप से सामाजिक संपर्क में कठिनाई, आंखों से आंख मिलाकर बात न करना, लोगों में घुलना मिलना, कम भावनाएं समझना, व्यक्त न करना, परेशानी, कम्युनिकेशन में परेशानी, बोलने में समस्या, बिल्कुल न बोल पाना, एक शब्द भी नहीं बोल पाना या वाक्य को बार बार दोहराना, इशारे एवं भाव भंगिमा का कम उपयोग, दोहराव वाला व्यवहार, रिपीटेटिव बिहेवियर, एक ही काम बार बार करना, दिनचर्या बदलने में परेशानी दिखाना, खिलौने या वस्तुओं को एक खास तरीके से सजाना, रुचियों को सीमित करना, किसी एक चीज में अत्यधिक रुचि या अन्य गतिविधियों को कम रुचि। ऑटिज्म के कारण सटीक कारण पूरी तरह से ज्ञात नहीं है। समझ में आया? इसे कहते हैं ऑटिज्म। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 में कैसा है? असोसल रीजन, भय व तनाव का वातावरण छात्रों को सतर्क रखता है और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा इसका अर्थ बता रहे हैं, अधिगम केवल बाह्य कारकों से संचालित होता है। सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प में होगा इसका ये पहला वाला जो है वो गलत है और दूसरा सही है। तो इसमें सही क्या होगा? भय और तनाव का वातावरण छात्रों को क्या रखेगा? एक्टिव और अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देता है। रीजन क्या है? अधिगम केवल बाह्य कारकों से होता है, तो ये गलत है। अधिगम के लिए बाह्य कारक जिम्मेदार नहीं होते पूर्णतः, ठीक है ना? ये वाला गलत हो जाएगा, तो इसका 4th वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भय और तनाव अधिगम को बढ़ावा नहीं देते। अधिगम को केवल बाह्य नहीं, आंतरिक रुचि प्रेरणा से भी बढ़ावा या संचालित होते हैं। ये इसका क्या हो गया? व्याख्या हो गई। प्रश्न संख्या चलते हैं 16। क्लास इंक्लूजन का उदाहरण, दिल्ली को भारत का उप समुच्चय मानने में कठिनाई। क्लास इंक्लूजन का उदाहरण, जैसे दिल्ली को भारत का उप समुच्चय मानने में कठिनाई है। रीजन क्या है इसका? भावनाएं स्मृति व अधिगम को प्रभावित करती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो इसका सही उत्तर जानते हैं हम। सही उत्तर होगा इसका ए वाला हमारा सही है, ए वाला सही है हमारा, लेकिन रीजन इसका क्या है? गलत है। ध्यान रखना है, रीजन क्या है? गलत। तो 4th वाला ऑप्शन हो जाएगा सही। क्लास इंक्लूजन का गलत उदाहरण दिया गया है। कारण सही कथन है, लेकिन प्रश्न में संदर्भ ही नहीं है, इस वजह से इसका सही उत्तर नहीं निकाल सकते हम। निदानात्मक डायग्नोसिस आकलन का उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान, सपाटी मूल्यांकन का अवसर, अभिरुचि के आधार पर कैरियर मार्गदर्शन, शिक्षक को फीडबैक देना। तो निदानात्मक का जो उद्देश्य होता है वो होता है डायग्नोस्टिक प्रोसेस। तो अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करना निदानात्मक क्षेत्र में आता है। प्रश्न संख्या 18 वर्षीय काकुली कठिन गणित समस्या से जूझ रही है। शिक्षक क्या करे? कठोर दंड दे उसे, तुरंत दंड वाला भी नहीं होगा, ध्यान रखना है। तुरंत समाधान करे, समस्या छोड़ने को कहे, प्रयास जारी रखे और प्रोत्साहित करे, अथवा आवश्यकता अनुसार स्कैफोल्डिंग दे। तो इसका यही वाला उत्तर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19।
प्याजे को संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत मानते हैं, वाइगोत्स्की को आत्म नियमन में सहायक मानते हैं। तो प्याजे किसको संज्ञानात्मक अपरिपक्वता मानते हैं? इसका सही उत्तर है आपका कि अहम केंद्रित वाणी को यहाँ पर क्या माना गया है? अहम केंद्रित वाणी को माना गया संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत। और वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वाणी को आत्म नियमन में सहायक मानते हैं। तो बी वाला उत्तर दूसरे नंबर का सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 20। यूनिवर्सल डिवाइस फॉर लर्निंग में क्या शामिल नहीं है? यूनिवर्सल डिवाइस फॉर लर्निंग में क्या शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर है आपका शिक्षार्थियों का लेबलिंग और वर्गीकरण इसमें शामिल नहीं किया है। सूचना प्राप्ति के विविध तरीके ले सकते हैं, ज्ञान प्रदर्शित करने के वैकल्पिक तरीके हैं और रुचियों के अनुसार चुनौतियां होती हैं। तो यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग का उद्देश्य क्या है? लर्निंग का उद्देश्य हर प्रकार के शिक्षार्थी के लिए सीखने को सुलभ बनाना। यूडीएल के 3 मुख्य होते हैं। पहला, सूचना को प्रस्तुत करके विविध तरीके का ज्ञान व्यक्त करने का तरीका। दूसरा, व्यक्त करने के विविध तरीके। रुचि एवं सहभागिता में विविध तरीके। लेबलिंग या वर्गीकरण जैसे तेज, धीमा, कमजोर यूडीएल के बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इससे भेदभावना और बहिष्करण होता है। इसीलिए हमें इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या है हमारे पास 21। कॉल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के बारे में सही कथन कौन सा है? संस्कृत व जेंडर प्रभावों से सम्मिलित होता है, चरण निर्दिष्ट होता है, प्रयोगात्मक अध्ययन पर आधारित होता है, बच्चों के सामने दुविधा परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। तो नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है और इसकी अहमियत क्या है? इसको ऐसे समझिए कि बच्चों के सामने दुविधा परिस्थितियों को प्रस्तुत करेगा, इससे परेशानी बढ़ेगी, और ये उत्तर ही है आपका 4th वाला। अगला चलें, प्रश्न संख्या देखो यहाँ लिखा है, लॉरेंस कॉलबर्ग के में नैतिक विकास का अध्ययन नैतिक मॉरल डायलेमेंस के माध्यम से किया। उदाहरणतः हींज दुविधा, उन्होंने देखा कि बच्चा का निर्णय क्या लेता है, इससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि वह निर्णय क्यों लेता है। कॉलबर्ग का 3 सिद्धांत 3 स्तर में 6 चरण हैं, अर्थ आधारित नैतिकता पर केंद्रित। अगला प्रश्न संख्या आपका 22। प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और खोजने के अवसर मिलते हैं। प्रत्येक बच्चे को किसके अवसर मिलते हैं? खेलने के, प्रयोग करने और खोजने के। 55 एक सार्वभौमिक संरचना है, सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही उत्तर जो होने वाला है वो कौन सा होगा? सही उत्तर इसका सही उत्तर होगा आपका तीसरा। दोनों सही हैं पर व्याख्या सही नहीं है। प्रश्न संख्या चलते हैं आपका नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाला पहला प्रश्न कौन सा है? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का नेता कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? कौन कौन से देश सीधे शामिल थे? द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कौन कौन से कारक थे? तो इसका सही जो उत्तर होगा आपका द्वितीय विश्व युद्ध के कारण कौन कौन से थे। इससे एनालाइज चिंतन को बढ़ावा मिलेगा, एनालाइज चिंतन को, विश्लेषण को बढ़ावा मिलेगा। तो कौन कौन से कारण थे, बच्चा इसमें पता लगाने की कोशिश करेगा। प्रश्न संख्या है 24। दृष्टिबाधित छात्रों के साथ कार्य करते समय शिक्षक को किसका उपयोग करना चाहिए? तो जिसको दृष्टिबाधित है, दिखाई नहीं दे रहा है, तब हम उसके साथ किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ये वाला, ब्रेल स्पर्श प्रणाली। दूसरा वाला उत्तर इसका सही है। ठीक है जी। प्रश्न संख्या चलते हैं 26। आलोचनात्मक व रचनात्मक सोच को बढ़ाने की सर्वोत्तम नीति क्या है? यानी आलोचनात्मक और रचनात्मक हम सोच कैसे बढ़ा सकते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा खुले प्रश्न स्वयं समाधान खोज के देने पर। खुले प्रश्न देकर स्वयं समाधान खोज के देने से आलोचना व रचनात्मक सोच में वृद्धि होती है। प्रश्न संख्या है आपका 26। छात्रों के अधिगम हेतु आंकलन, छात्रों के अधिगम हेतु आंकलन का उदाहरण है। तो इसका सही उदाहरण क्या है? इसका सही उदाहरण है आपका कक्षा की शुरुआत में क्विज या ब्रेन स्टॉर्मिंग। कक्षा की शुरुआत में क्विज या ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है वो अधिगम हेतु असेसमेंट का एक सही उदाहरण हो सकता है।
प्रश्न संख्या चलते हैं 24-27। क्या कह रहा है? लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जबकि लड़कियां आनुवंशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं, इसीलिए उन्हें समाज अपेक्षाओं के अनुरूप होने वाली संभावनाएं अधिक होती हैं। प्रश्न संख्या का उत्तर देखिए कौन सा सही है। हमारा यह प्रश्न संख्या थी, प्रश्न संख्या आपका 27। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो होगा आपका प्रथम, यानी दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। दोनों क्या हैं? गलत है। प्रश्न संख्या चलते हैं 28। 12 वर्षीय अमना हर बार डर जाती है जब अध्यापिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि अध्यापिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। कारण क्या है? जब विद्यार्थी असुरक्षित एवं चिंतित महसूस करते हैं तो उनके अधिगम का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा? ये आपका उत्तर सही होगा इसका दूसरा। दोनों ही सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या चलते हैं आपका नेक्स्ट और 29। एक शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को अर्थपूर्ण एवं विश्लेषणात्मक अधिगम विकसित करना चाहता है तथा उसके पूर्व ज्ञान को नई अवधारणाओं में जोड़ना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण नीति सबसे अधिक प्रभावशाली रहेगी? तो इसका नई सामग्री से संबंधित कार्य पूरा करने हेतु नई सामग्री पर व्याख्यान देना, पाठ्यक्रम का अध्याय और लास्ट आपका छात्रों से नई सामग्री के संबंधित अपने अनुभव साझा करवाना, फिर उन्हें विषय से जोड़ना। ये वाला इसका उत्तर चौथा वाला सही हो जाएगा। और अगला चलते हैं प्रश्न संख्या हमारे पास 30 और अंतिम। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक प्रतिस्पर्धात्मक भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने का प्रयास करेगा, बच्चों में कमियों को पहचान कर उनको लेबल करेगा, शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग अलग करेगा, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम एवं शिक्षण नीतियों में संशोधन करेगा। तो यही वाला इसका अंतिम उत्तर जो है वो सही है। तो ये हमने 2024 का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर किया था, इसकी व्याख्यान दी गई है। आप चाहे तो मैं इसका आपको PDF भी दिलवा सकता हूँ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद।